महागठबंधन सीट बंटवारे की बात पे एनसीपी अलग हो गई। महागठबंधन की सबसे बड़ी टूट सपा का महागठबंधन अलग हो जाना। इसके बाद लगातार महागठबंधन से टूट जारी रही। राजद से रघुनाथ झा सपा में चले गए। सपा के मुखिया को मनाने का दौर चला लेकिन असफल रहा। महागठबंधन से अलग होने का कारण नीतीश ने बताया कि कांग्रेस का ज्यादा सीट देना और तवज्जो देना सपा को लगता है कि लालू के साथ जाने पर सपा को ज्यादा घाटा हो सकता है। सपा आगे की सोच रही है और भविष्य भी देख रही है। अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव है। अगर महागठबंधन हारता है तो सपा के मुखिया को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। अगर जीत मिलती है तो नीतीश लालू यूपी में 25 सीटों पर दांव ठोकेंगे। इसे सपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कार्यकर्ता इससे खुश हैं। सपा 125 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। कह रही है महागठबंधन में तो हैं लेकिन लड़ेंगे हम अकेले ही। इधर सपा तीसरे मोर्चे पर नजर रख रही है जिसमें पप्पू यादव, सपा, लोजपा, मांझी, एनसीपी का गठबंधन होने की संभावना है। लालू और मांझी के दूध की 2 बार बैठक हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। कहीं कोई जा रहा है तो कहीं कोई। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। इससे पहले ढेर सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि बिहार की राजनीति का भविष्य क्या होगा। रवि मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बल्लभ टीवी। तो बिहार की सियासत इस वक्त कहा जाए तो चरम पर है और बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक और जनता परिवार जो एकजुट होता है फिर बिखराव हो जाता है और इस वक्त फिर से जनता परिवार में बिखराव है। समाजवादी पार्टी ने जनता परिवार से किनारा कर लिया तो इसको लेकर जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने तंज कसना भी शुरू कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का अलग होना जनता परिवार से, वो महागठबंधन को क्या बिहार की राजनीति में नुकसान देगा? क्या बिहार चुनाव में उसको नुकसान होंगे या फिर इसका फायदा भी मिलेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा है बिहार में। क्या इसका नुकसान होगा महागठबंधन को और इसका फायदा कहीं बीजेपी तो नहीं ले जाएगी? ये एक अहम सवाल है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे बिहार में जनता परिवार के बिखराव पर। हमारे साथ जो पैनल पर मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नवकांत ठाकुर साहब। नवकांत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवकांत साहब, आपसे ही सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है कि जो जनता परिवार है वो जब बिखराव हो गया, ये पहली बार नहीं है, लगातार जनता परिवार में हमने देखा है कि बनता है फिर बिगड़ता है, लेकिन इस बार जो जनता परिवार का हमने बिखराव देखा है, जो महागठबंधन से अलग हुए हैं, क्या बिहार की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? क्या बिहार की सियासत में कोई हमें नया समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बिहार की सियासत का सवाल है तो बिहार में जनता परिवार में जो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन हुआ, पांच जनता परिवार के घटक मिले, उन लोगों ने आपस में विलय करने का प्रस्ताव रखा और लेकिन बिहार में समाजवादी पार्टी की हैसियत उतनी ही है जितनी यूपी में आरजेडी की या नीतीश कुमार के जेडीयू की। बिल्कुल। तो इनका जो है वो बिहार में अपना कोई स्टेक नहीं है, लेकिन जिस तरह से महाधर्मनिरपेक्ष महामोर्चे का गठन किया गया था वो जाहिर तौर पर बीजेपी को रोकने के लिए था। लालू जी ने कहा भी था कि हम जहर का कोई भी घूंट पी लेंगे, लेकिन बीजेपी को हम रोकेंगे, और वो जहर का घूंट ही पिया था कि नीतीश को जो है वो मुख्यमंत्री पद का, खैर वो अपनी जगह है। तो अभी सवाल ये है कि फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, इन लोगों का प्लान तो ध्वस्त हो गया। जनता परिवार का ये जो धर्मनिरपेक्ष महामोर्चा जो बनाने का प्लान था ये तो ध्वस्त हो गया। अब बन गया है त्रिकोण। अब आज आप अगर गौर करिए तो एनसीपी के तारिक अनवर साहब ने कहा है कि वो सपा से लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक तीसरा मोर्चा गठित करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जो है वो पप्पू यादव को अलग करने की बात कही है। पप्पू यादव से उनका जो है वो परहेज है। अब लेकिन उधर ओवैसी साहब भी, वो भी जो है नहीं, वही चीज है ना यहाँ पर ठाकुर साहब, यहाँ यही चीज तो समझने वाली है कि आखिर अब जनता परिवार में ये जो बिखराव की स्थिति हुई है, समाजवादी पार्टी का अलग होना क्या महागठबंधन को
क्या वो कमजोर मैं यही पड़ेगा? बता रहा था कि समाजवादी क्योंकि पार्टी महागठबंधन ये इसलिए उन्होंने कायम किया था कि मोदी की लहर को रोका जा सका। मोदी के खिलाफ ही महागठबंधन बिल्कुल की सही कह रहे जो है महागठबंधन बना था। लेकिन अब जो महागठबंधन के मुखिया की बात की जाए, जो संयोजक थे, वो ही जब किनारे हो जाएंगे महागठबंधन से, तो निश्चित रूप से इसका जो विरोधी है वो फायदा उठाएंगे। बिल्कुल ये विरोधियों को ही फायदा होने वाला है इसका, क्योंकि ओवैसी, तारिक अनवर साहब यानी एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने आज इच्छा जाहिर की है कि पप्पू यादव भी उसमें शामिल हों, और वामपंथी जो कि अलग हो गए हैं, ये सब अगर मिल करके एक तीसरा मोर्चा गठित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों का वोट नहीं है। हर विधानसभा सीट पर वामपंथियों का अपना छोटा छोटा एक ब्लॉक है, हर जगह उनका वोट है। और सबसे बड़ी बात, जिस मुस्लिम वोट बैंक को रोकने के लिए इन लोगों ने जो है एकजुट करने के लिए आपस में महागठजोड़ बनाया था, वो ओवैसी के आने से वो ध्वस्त होता हुआ इनका दिख रहा है। तो यानी इनका प्लान ए तो चौपट हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लान बिल्कुल चौपट हो गया। लेकिन अगर हम देखते हैं समाजवादी पार्टी को, तो वो ये कह रही है कि उसको अकेले दम पर चुनाव लड़ना है। लेकिन हम बिहार की सियासत को जानते हैं। हम अगर कुछ पहले की बात की जाए, कुछ हम बरखे पलटे, पन्ने पलटें, तो हमें साफ तौर पर नजर आता है समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं करा है उसने बिहार में। 2010 में अपने दम पर लड़ा और एक भी सीट उसको हासिल नहीं हुई। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का अलग होना महागठबंधन से क्या कहीं दूर की सोच तो नहीं है? कहीं 2017 की सोच तो नहीं है कि 2017 में यूपी में चुनाव होने हैं? कहीं उसको लेकर तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं उन्होंने कहा कि अभी महागठबंधन से अलग हो जाए, क्योंकि महागठबंधन बीजेपी के सामने ही खड़ा हुआ है। देखिए, रामगोपाल जी ने जो कहा था कि हमको 5 सीटें मिली, हम इसलिए दुखी हैं, हम अलग हो रहे हैं, उनका एक अपना बयान आया था। आज मैं देख रहा था कि जो बिहार के सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना था कि जब महाविलय हो रहा था, उसके बाद फिर हम लोग महागठजोड़ बना रहे थे, तो ये जनता परिवार का महागठजोड़ था, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? अच्छा, कांग्रेस की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। पिछली बार उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा और उनको जो है वो 4 सीटें नसीब नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को 40 सीटें दे दी, इस वजह से वो खफा हो गए समाजवादी पार्टी के मुखिया कि भैया कांग्रेस को 40 कैसे सीटें मिल गई। मैं वही कह रहा था कि ये लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि मुझे 5 ही क्यों दिया, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उसको 40 क्यों दिया। मसला वो नहीं है, मसला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का अपना है। क्योंकि जब जनता परिवार के विलय की बात हुई थी 5 दलों की, उस दिन से जो है वो समाजवादी पार्टी के भीतर कभी एका नहीं बन पाई इस बात को लेकर। मुलायम सिंह अलग थलग थे पार्टी में, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। रामगोपाल डे 1 से उसके खिलाफ थे और उन्होंने कहा भी था कि ये डेथ वारंट पे साइन करने जैसी बात होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमके मऊ में जो समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर जिस तरह से अखिलेश सरकार को, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जो जनसभा की थी, वहां पर अखिलेश सरकार को उन्होंने नसीहत दी थी कि भैया काम कर लो, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि 2017 में चुनाव होने, अगर ऐसी ही स्थिति रही, आपने काम पर ध्यान नहीं दिया, तो वहां हम हार जाएंगे। क्या हार का डर ही समाजवादी पार्टी को महागठबंधन से अलग करा? बिल्कुल सही बात है। राजनीति सत्ता के लिए की जाती है और सत्ता जीत से हासिल होती है। तो आज अगर समाजवादी पार्टी ने बिहार में जनता परिवार से हटने का ये किया है, तो ये कोई बिहार चुनाव में वो नहीं हटे हैं, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और समग्रता में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का अपना पूरा स्टेक जो है वो मेन यूपी है। अगर यूपी में आधार खिसक गया तो फिर ये कहीं के नहीं बचेंगे। और बिहार में जिस तरह के हालात बनते दिख रहे थे, एक और इनको अलग थलग कर दिया गया, इनसे पूछा तक नहीं गया कि इनको 5 सीटें दे रहे हैं। बिल्कुल ये एहसान के तौर पे लालू जी ने अपनी 2 सीटें दी, बाकी 3 सीटें वो एनसीपी वाली कोटे की थी जो उन्होंने छोड़ दी। तो उससे यही उनकी भी इल्तिजा है कि वो ये कहते हैं कि भैया आप लोगों ने सीट बंटवारा कर लिया, 100 आपने ले ली, 100 आपने ले ली और 40 कांग्रेस को दे दी, हमसे पूछा तक नहीं, हम संयोजक हैं, आपने हमसे सलाह मशवरा तक नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि आप 5 ले लो। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है वो यही कह रही थी कि आपने ना सलाह करा, ना मशवरा किया और सीधे सीट बंटवारे कर ली। समाजवादी पार्टी की समस्याएं एक नहीं है, कई हैं। एक तो उन्हें 2017 में इम्तिहान देना है जो उनके जीवन मरण का प्रश्न है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र की राजनीति को भी साधना है। आप गौर करके देखते होंगे कि इधर सरकार को जब संसद नहीं चल रही थी, उनको समाजवादियों का साथ चाहिए था, यादव सिंह पे छापे पड़ने शुरू हो गए, आगरा तक जांच पहुंच गई। और जैसे ही संसद चलनी हुई, मुलायम आ गए इधर खेमे में, वो बंद हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यादव सिंह से इनका कोई लेना देना है, ये मैं कहने का मतलब नहीं है, लेकिन चर्चा तो है
कि यादव सिंह को इनके सरकार ने लाभ पहुंचाया है, जांच बिल्कुल, जाएगी तो बहुत 1995 आगे में तक उन्होंने जाएगी। इंजीनियर बनाया था यादव सिंह को, अखिलेश यादव ने। तो यहाँ पर वो यादव सिंह का तो मसला साफ तौर पर नजर आता है। और इनको हाँ। केंद्र से भी अपना संतुलन बनाना है, हाँ। इनको अपना यूपी का भी देखना है, और यूपी में भी इनकी अच्छा, लड़ाई। क्या ये माना जा सकता है ठाकुर साहब कि एक समीकरण ये बन रहा है इनको अलग होने का कि कांग्रेस भी महागठबंधन में है और यूपी में जो चुनाव लड़ना है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ना होगा, तो ऐसे में यहां पर यह भी समीकरण बन रहा है? क्या यह माना जा सकता है कि कांग्रेस के महागठबंधन में होने की वजह से भी समाजवादी पार्टी अलग हुई? देखिए, जब आफत आसमानी बरसती है तो शेर और बकरी एक घाट पे आ जाते हैं, ये कहावत पुरानी है। जिस लालू यादव को जब बेल आउट देने की बात आई, अध्यादेश लाया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, तो उसे जो है वो राहुल गांधी ने ही फाड़ के फेंक दिया था, नॉनसेंस डॉक्यूमेंट बताया था, ये भी एक इतिहास है। याद है, हाँ। और आज उसी कांग्रेस के साथ जो है वो लालू यादव साथ में खड़े हैं। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, पूरा जीवन वो लालू यादव के खिलाफ लड़ते रहे, उसी से उनकी पहचान बनी। आज वो लालू यादव के साथ खड़े हैं। लालू यादव कहते हैं कि हम कोई भी जहर का घूंट पी लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये गठबंधन क्या है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत बस एक है कि किसी तरह से मोदी की को आने से रोको, अपना अस्तित्व बचाओ, क्योंकि सजा याफ्ता होने की वजह से लालू यादव 11 साल तक सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल 6 साल तो उनको सजा है, और उसके अलावा जो कानून है वो कहता है कि 11 साल तक राजनीति नहीं कर सकते। तो देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं ठाकुर साहब कि जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसका सिर्फ एक मोटिव था कि भाई बीजेपी को रोकना है किसी भी तरीके से, कोई भी जहर का घूंट पीने के लिए हाँ, लालू तैयार किसी थे। भी जहर का घूंट पीने के लिए बिल्कुल, तैयार। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो गठबंधन में दरार नजर आई है, जो बिखराव नजर आ रहा है, क्या उसका फायदा अब बीजेपी उठा ले जाएगी? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। ये हो सकता है कि बिहार में जो मतदाता है वो बटेगा? देखिए, मतदाताओं के, बिहार के मतदाताओं के सोच पे सवाल उठाना तो खैर मुश्किल होगा। नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीजें सोच की बात है और एक जाति की बात है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति बहुत पहले से हो रही है, कोई आज की बात नहीं है। ऐसे में क्या मुलायम सिंह यादव का गठबंधन से बाहर होना क्या उस स्पेसिफिक जाति, कास्ट के वोट शेयर को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, बदलेगा? समाजवादी पार्टी की बिहार में अपनी, मैंने पहले ही बताया कि उतनी ही हैसियत है जितनी लालू यादव की यूपी में है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने महामोर्चा जो है वो भानुमति का कुनबा पहले बनाया था, लेकिन बिखरते बिखरते बस 3 बचे हैं। अब कांग्रेस है, जेडीयू है और आरजेडी है, और इन तीनों पे सवाल ये है, कांग्रेस को 40 सीटें इन्होंने जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस की हैसियत उतनी ही है कि पिछली बार जो है अकेले दम पे 243 सीटों पे लड़े थे और 4 सीटें जीती थी केवल, तो हैसियत उनकी वही है। और नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत जो वोट बैंक है, वो महादलित की राजनीति करते थे, मांझी उनसे खिसक गए। अब उनका अपना जो व्यक्तिगत जो जाति है जिसकी बात वो करते हैं वो 2% है। लालू पे ही सब कुछ। आपने देखा होगा कि जब गांधी मैदान की रैली हुई थी, लालू यादव को ही सबसे अंत में बोलने का मौका दिया, ये बताया गया कि चेहरा यही है, मतलब चेहरा कहने को भले नीतीश कुमार हो, लेकिन गठबंधन के नेता जो हैं वो लालू यादव ही हैं, क्योंकि वोट उनके पास है, यादव वोट का। और उस रैली में रामगोपाल यादव को सबसे पीछे बैठाया गया था, ये भी याद है। और वहीं से नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। हालांकि पहले भी नाराजगी थी, नाराजगी बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जो जग जाहिर हुई है नाराजगी वो वहीं से देखने को मिली थी। नहीं, वहां पर बहुत सारी विषमताएं थी। सोनिया गांधी जो कि राष्ट्रीय राजनीति में आज भी, और उनको जो है सबसे आगे भले बिठाया गया, लेकिन बोलने का जो उनको मौका दिया गया वो मतलब नीतीश से भी पीछे और लालू से भी पीछे। तो खैर उस बात को लेकर कांग्रेस में भी बहुत नाराजगी है अंदर से, जो पता लगता है। तो कांग्रेस भी बहुत खुश नहीं है, कांग्रेस भी ज्यादा खुश नहीं है, और महागठबंधन का बिखराव हो रहा है, इस पर चर्चा लगातार बरकरार है। और इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों से भी तारुफ कराऊंगा आपका। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की, सुरों के महारथी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। 7 फेरों से बंधा जल्दों का ये बंधन, प्यार
आवाज के जादूगर। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। संगीत के सितारों के साथ देखेंगे तबले की तार और सितार का कमाल। एक तरफ बजेगी शहनाई तो दूसरी तरफ होगा धमाल। सुरीले सफर से जुड़े कुछ लम्हों को पहुंचाएंगे हम आप तक। देखते रहिए हमारी खास पेशकश लम्हे। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार? बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। तो बिहार की सियासत इस वक्त दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन जो है उसमें थोड़ी दरार नजर आई है और उसका फायदा शायद बीजेपी कहीं ना उठा ले जाए, ये भी समझ से परे अभी नजर आ रहा है। लेकिन जनता परिवार जरूर बिखर चुका है। वो जनता परिवार जो हमेशा से ही, यानी कि ये पहली बार नहीं है, बहुत पहले से, शुरुआत से ही जनता परिवार बनता है और बिखरता है। और एक बार फिर से वही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है चुनाव से पहले। महागठबंधन में अब जो है समाजवादी पार्टी, उसने किनारा किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महागठबंधन से बाहर होने के बाद बिहार में क्या स्थिति बन पाएगी, कि बिहार का जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से बदलेगा, किस तरह से दिलचस्प होगा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और जनता परिवार के बिखराव पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नवकांत ठाकुर साहब पहले से ही जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अब जेडीयू के महासचिव, दिल्ली के महासचिव हैं संदीप खटीक साहब। स्वागत है आपका खटीक साहब। नमस्ते। नमस्कार। संदीप साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, जेडीयू के आप महासचिव हैं दिल्ली से, लेकिन जेडीयू की हालत इस वक्त बिहार में किस तरह से मजबूत है? किस तरह से मजबूत है साहब? मजबूती अगर बात की जाए, आप मजबूत की बात कर रहे हैं, बिखराव ऐसे ही नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं मजबूत है। बिखराव तो चलता ही रहता, छोट मोट तो। ये छोटा मोटा बिखराव है? छोटा मोटा है। किस तरह से छोटा मोटा है साहब? मुलायम जी का काम ही यही रहा, पहले गठबंधन बनवाओ फिर उसके बाद पीछे हट जाओ। इनका तो कोई पुराना काम है, कोई नई बात नहीं की है मुलायम जी ने। अच्छा, चलता रहता है इनका। मुलायम साहब नई बात नहीं की तो आपने महागठबंधन का संयोजक बना रखा था आपने। अब वो तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए ना।
साहब उनको क्यों देना चाहिए? गठबंधन में तो आप भी हैं जेडीयू के, आप जेडीयू में हैं, यानी कि महागठबंधन में तो आप भी, आप नहीं जवाब देंगे तो कौन देगा? नहीं, जवाब तो उन्हीं को देना, पीछे वो हटे, हमने तो हटाया नहीं ना उनको साहब। लेकिन महागठबंधन आप कह रहे हैं ना मजबूत है, लेकिन कहां मजबूत नजर आ रहा है, वही तो जानना चाह रहे हैं खटीक साहब। हाँ, बता दीजिए कहां गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है? पूरी तरह से मजबूत है, वहाँ उनका जनाधार भी तो उतना नहीं है ना। तो गठबंधन में थे क्यों? तो जब उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाया था, जब जनाधार नहीं है तो गठबंधन में रखा क्यों था आपने? वो तो हाईकमान का काम है, हमारा काम नहीं है इतना, वो बताएंगे। जनाब हाईकमान का काम है, ठीक है हाईकमान का, लेकिन आप भी जेडीयू के दिल्ली में महासचिव हैं साहब, आपकी बात भी एक तरह से वाजिब रखती है और आपकी बात में दम होता है, आपकी बात भारी होती है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जनता जानना चाह रही है, बिहार की जनता जानना चाह रही है कि अगर जेडीयू जो है यानी कि महागठबंधन जो है उसको यही पता था कि भाई बिहार में जनाधार नहीं है समाजवादी पार्टी का, तो साथ में क्यों लिया था? अब आप कह रहे हैं जनाधार नहीं है, सही है, वो चले गए। साहब कठिक साहब, जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना सर। जनाब आप बैठे हुए यहाँ पर, सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है, जवाब आप ही देंगे ना। जो बिहार की जनता जो आपको देख रही है, जो जेडीयू का स्टैंड जानना चाहती है, वो आप ही को देख रही है ना साहब। नहीं तो वो तो हो जाएगा, अभी तो ऐसा चलता रहता है, अभी तो तारीख आएगी जब तक पता नहीं क्या क्या होगा। ये तो हमारे में ही नहीं, ये एनडीए के साथ भी ऐसा कुछ होगा। एनडीए की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। एनडीए की जो चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन आप अपनी बताइए, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में इस वक्त आपको एक ही मुद्दा था आपके पास कि बिहार में बीजेपी को रोकना है किसी भी तरीके से, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन, महागठबंधन से बाहर होना आपके लिए कहीं नुकसान ना दे जाए बिहार में? नुकसान तो नहीं होगा उतना, लेकिन फिर भी अभी बातें चल रही हैं, हो सकता है मुलायम जी वापस आ जाएं। हो सकता है मुलायम कैसे आ जाएंगे? रामगोपाल साहब ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, 125 सीटों पर लड़ेंगे और अकेले दम पर लड़ेंगे। अकेले लड़ना इतना तो उनका वो पार्टी वर्कर भी नहीं है बिहार में उतना, जितना जनाधार है, कहाँ से लड़ लेंगे? उनका वो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। ठाकुर साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समस्या ये है कि गलतियां तो हुई हैं और गलतियां खास तौर से बिहार में जो जनता परिवार के लोग हैं उन लोगों ने ही की है। क्योंकि ठीक है, जब आपकी बात नहीं बन रही थी नीतीश कुमार से, दोनों एक दूसरे पे उलझे हुए थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो मुलायम ने ही बिठा करके दोनों की बातें बनवाई थी और उसके बाद आप इस तरह से उसको अप्रासंगिक कर दीजिए। वो संयोजक थे और आप उनसे जो है एक बार पूछे तक नहीं, वही बात है, बेइज्जती तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यही तो चीज जानना चाह रहे हैं जेडीयू से हम, और हर कोई ये जानना चाह रहा है, बिहार की जनता भी यही जानना चाह रही है जेडीयू से कि जो संयोजक थे उनसे आपने पूछा तक नहीं और सीट बंटवारा कर दिया। 100 आपने रख ली, 100 आरजेडी को दे दी, 40 कांग्रेस को दे दी, और संयोजक साहब से पूछा नहीं, समाजवादी पार्टी से पूछा भी नहीं जेडीयू ने। और संयोजक को जो है वो मजे की बात ये थी कि संयोजक को सीट ही नहीं दी थी। इन्होंने वो 3 सीटें तो एनसीपी को दी थी। जब एनसीपी ने किनारा कर लिया, बाहर निकल गए तो उनको जी 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 जी। हाँ बताइए, खटीक साहब कह रहे हैं कुछ। ये जो सीटें जो दी गई हैं, ये पहले इनको बैठ के ना करना चाहिए ना। तो वही तो बात है रही है। आपकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि बड़ी कशमकश है इस वक्त बिहार में। मुस्कुराने की ये वजह है नहीं वैसे खटीक साहब जो आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त की सियासत जो है ना वो इस वक्त बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। आपका जो महागठबंधन है वो टूट रहा है, आपको खुद डर है कि कहीं बीजेपी को इसका फायदा नहीं हो जाए। आप इस वजह से बिहार में महागठबंधन बनाया था कि बीजेपी को रोका जाए, लेकिन आज जब टूटा है तो वहां पर अब बीजेपी को कहीं फायदा नहीं हो जाए, इसकी आपको थोड़ी सी अंदर कहीं डर समा रहा है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको बिल्कुल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए महागठबंधन से। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई आए कोई जाए। आए तो सम्मान से आए, जाए तो भी सम्मान से जाए, बता के जाए। तो जनाब ये सम्मान से गए, वो तो बड़े निराश होके गए, हताश होके गए। बेआबरू होकर तेरे कुछ निकले। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। और वो ये जो शायरी है, ये कहावत है, सीधे तौर पर इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे जनाब आप
खटिक साहब, आपकी जो मुस्कुराहट है वो नजर नहीं आ रही, आप सीरियस लग रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। नहीं, बिहार चुनाव में सीरियस तो है ही, हर पार्टी सीरियस हो, हर पार्टी भले ही हो, बीजेपी भले ही हो, एनडीए भले ही हो, लेकिन जेडीयू इस वक्त नहीं लग रही है। यहाँ इस स्टूडियो में संदीप खटिक साहब जो बैठे हुए हैं, उनके अगर हम एक्सप्रेशन की बात की जाए तो नहीं, हमारी पार्टी भी सीरियस है। बात भी हुई है, नीतीश जी ने बोला भी उनके बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारी वजह से नुकसान हो जाए या हमारे वजह से आपको नुकसान हो जाए, तो आप विचार कीजिए अपनी बातों पे, बोला उन्होंने। तो अब बोलने से क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है, जब वो बाहर चले गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कदम मत उठाइए जिससे दिक्कतें हो जाए, परेशानी आ जाए। उन्होंने कदम उठा ही दिया है, वो तो बाहर चले गए ही ना है, अब क्या किया जाए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कोई तीसरा मोर्चा अब निकल के सामने ना आ जाए। ये तो इलेक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता सर। जनाब आप नहीं कहेंगे तो कौन बोलेगा? आम जनता तो वो उस दिन बोल देगी जिस दिन वो अपना मत देने जाएगी, उस दिन वो बहुत जोर से बोलेगी। लेकिन इस वक्त बोलने की जो बारी है वो आपकी है। आप नहीं बोलेंगे इस वक्त तो आम जनता आपको बिहार चुनाव में समझा देगी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और किस तरह से गठबंधन बनाया जाता है और किस तरह से सियासत में सियासी रोटी सेकी जाती हैं और जो राजनेता किस तरह से रोटियां सेक रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। मैं भी 5 दिन रैली में भी गया था, उसके बाद 5 दिन घूमा हूँ शहर शहर, तो उसमें यही आ रहा, नीतीश जी ने विकास किया। हर शहर में जहाँ भी गए हैं वहाँ काम चल रहा है। क्या विकास किया है, क्या क्या बात किया, अब कुछ गिना दीजिए। बिहार की जनता जो है, जो हमें देख रही है, पूरा देश हमें देख रहा है, वो ये समझे तो आखिर बिहार में जेडीयू ने किया क्या है, नीतीश कुमार ने किया क्या है इस वक्त। आप ये बताइए कि किया क्या नहीं है। जनाब क्या नहीं किया वो बताऊं। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आप आए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में तकरीबन 43% लोग ही शिक्षित हैं, बाकी जितने बचे हैं वो अशिक्षित हैं। बिहार की मैं खासकर बात कर रहा हूं। बात की जाए मजदूर वर्ग की, 70% लोग जो हैं बिहार में मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी से रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो भी बामुश्किल। ये बिहार की बात कर रहा हूं, ये नहीं किया है और यहां काम करना है आपको अगर बिहार की जनता को अपने साथ रखना है। अब आप मुझे गिना दीजिए क्या क्या काम किया आपने। बिहार की जनता काम किया, सड़कों देखो जहां भी जाओ, सड़कों का काम हुआ, बिजली का, सड़कें वहां पर टूटी पड़ी हुई हैं साहब, सड़कें बन रही हैं साहब। जनाब बनना और बन चुकना बहुत बड़ी बात होती है, काम चालू है जनाब। आपको बता दें बिजली हर घर पहुंचाई जा रही है। हाँ चलिए, बिजली की आपने बात की, आपने कहा था हर घर बिजली पहुंचेगी। उससे पहले हम वोट मांगने नहीं आएंगे, नीतीश कुमार का कहना था ये। और आज भी बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे में मात्र 6 घंटे बिजली आती होगी, मात्र 6 घंटे। ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बिहार में। ये आप इनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। जनाब जले पे नमक नहीं, उनसे मैं जवाब मांग रहा हूं कि आम जनता जो हमें देख रही है वो जवाब निश्चित रूप से चाहेगी। ये मैं नहीं, आम जनता मांग रही है जवाब। वही गुस्सा दिखा था नीतीश कुमार का जब समस्तीपुर में उन्होंने जो है वो लोगों को डांट के कहा कि हम जाके दस्तखत कर देंगे वरना निकल जाओ, ये वो। तो मतलब चुनावी रैली में इस तरह से बात नहीं की जाती है, वो भी जानते हैं, लेकिन गुस्सा वही है, कहीं ना कहीं गुस्सा वही है। सामने संकट दिख रहा है इन लोगों को और ये इनकार नहीं कर सकते। हालांकि काम करने ना करने का यहाँ तक सवाल है तो बीजेपी लगातार साथ में थे, अभी 2 साल से ही तो साथ में नहीं है, तो वो सारा क्रेडिट वो ले लें और ये इनको कुछ ना था, ये तो खैर कहने की बात है। फिर उसमें बड़े मोदी जी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, छोटे मोदी जी कहते हैं विकास हुआ। फिर ये दो तरह के बीजेपी किस तरह की बात करती है? मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा, नीतीश कुमार की सरकार में विकास की राह पर बिहार आया है, ये इसमें दो राय नहीं है खटिक साहब। विकास जो पहले था बिहार में उस राह पे जरूर आया, लेकिन इसमें भी मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि अब जो विकास की राजनीति थी या विकास यूं कहे वो धीमा हो गया है। कुछ रोज पहले, कुछ साल पहले जरूर विकास हुआ था बिहार में और लोग सोच रहे थे कि हाँ बिहार अब विकास पर अग्रसर हो गया है, विकास होगा बिहार में। लेकिन अब जिस तरह से देख रहे हैं, जो जंगल राज की बात आप करते थे कभी को, आज उनके साथ हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हलक से नहीं उतरती हैं बहुत लोगों के। खटिक साहब नहीं तो कमंडल राज को भी तो हमही ने रोका था। हाँ कैसे जवाब दीजिए, बताइए तो आप थोड़ा तफसील से बता दिया करिए। एक शब्द आप बोल देते जनता तो समझ भी नहीं पाएगी खटिक साहब ने कहा क्या। अब बताइए तो, उनको समझाइए तो कि आखिर खटिक साहब कह क्या रहे हैं, जेडीयू कह क्या रहा है। खटिक साहब समझा दीजिए जनता। जनता हमारे साथ है।
अरे साहब, जनता आपके साथ है। वो बिहार चुनाव में पता चलेगा कि जनता आपके साथ है या एनडीए के साथ है या फिर किसी और के साथ है। अभी आप नहीं कह सकते जनता आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि बिहार में हमने भी सर्वे किया है और सर्वे इस वक्त बताता है कि जनता जो है 50-50 है इस वक्त। क्योंकि बिहार में मोदी लहर है या नहीं वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता जो है वो असमंजस में जरूर है, कश्मकश में है कि किस तरफ जाया जाए। क्योंकि जो मैं लगातार बात कर रहा हूं, जनता इस वजह से कश्मकश में हो गई है क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का हाथ पकड़ा था, उस वक्त के बाद से अब जनता सोच रही कि किसको वोट दिया जाए। हालांकि जब लालू प्रसाद का हाथ नहीं पकड़ा था नीतीश कुमार ने, उस वक्त मैं भी ये कह सकता था और आम जनता कह रही थी कि हाँ नीतीश कुमार के साथ है वो, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कश्मकश की स्थिति में है। खटीक साहब, जनता अब भी नीतीश कुमार के साथ है, ऐसा नहीं है कि लालू जी के साथ हाथ जनाब, मिलाने कहने से नहीं होता है, करने से होता है, ये हर कोई कहते हैं और बाबा रामदेव भी कहते हैं। खैर ये बात अलग चीज है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनता है या नहीं वो उसका फैसला बिहार चुनाव में होगा। लेकिन खटीक साहब, मुझे चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको भी और बीजेपी को भी पता चल जाएगा। किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं ये बताइए। विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं हम। अच्छा, विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। किस तरह का विकास का मुद्दा अपना रहे हैं? हर तरह का विकास है। स्कूल में लड़कियां जाती नहीं थी, आज साइकिल जो हमने दी है तो जा रही है लड़कियां दूर तक पढ़ने, पहले कभी जाती नहीं थी लड़कियां। जनाब, बिहार में ही बहुत सारे ऐसे, आप कैसी बातें करते हैं, फिगर लेके आइए। आप बिहार में इतने इलाके ऐसे हैं जहां पर लड़कियां अशिक्षित हैं। मैंने अभी बताया 43% लोग शिक्षित हैं, उस जो बाकी बचा है हिस्सा वो अशिक्षित लोग हैं, और इसमें खासकर लड़कियां हैं। जनाब, 1 साल से तो बीजेपी ने अड़ंगा डाला हुआ ना, काम नहीं करने दे रहे वहां पे। जनाब, अब आप जो है आरोप बीजेपी पे लगा दिए। चलिए ठाकुर साहब, आप बताइए किस तरह से अब हम जेडीयू को देख सकते हैं, क्योंकि खटीक साहब के बातों से लगता नहीं है वो सीरियस नजर आ रहे हैं। नहीं, ये लोग बहुत परेशान तो हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो चालें चली वो सब उल्टी पड़ती चली गई हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि 17% है, और खास तौर से जब आप आंकड़े देखेंगे बिहार के, तो बिहार के 50 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें निर्णायक स्थिति में जो है मुस्लिम हैं, लेकिन वहां अभी तक उनकी स्थिति ये है कि केवल 17 विधायक हैं उनके। तो अब वो भी चाह रहे हैं कि हमें जो है वो अब प्रतिनिधित्व मिले, और प्रतिनिधित्व ये लोग अगर देते हैं, वरना ओवैसी साहब तो आ रहे हैं देने के लिए, तो ये एक सिरदर्दी इनके लिए अलग से बन गई है। जिन लोगों को साथ लेके ये केंद्र में एक गोल बनाने की कोशिश कर रहे थे, एनसीपी अलग हो गई, वामपंथी अलग है, कांग्रेस अलग, अब तीसरा मोर्चा उधर बन रहा है। पप्पू यादव का जो सीमांचल बेल्ट में जो एक अलग दखल है यादव वोट बैंक में, वो किसी से छिपा नहीं है, और खास तौर से वो मधेपुरा के खुद सांसद हैं, सहरसा में उनकी पत्नी सांसद है, तो एक दखल उनका तो है ही। तो अब इनके साथ जो है, और सबसे बड़ी बात जहां तक विकास की बात है, विकास की बात में जब बहस होती है, मोदी जी जाते हैं वहां, उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपको मिलने वाला था 4.5 लाख करोड़ रुपया, आप हिसाब गिना रहे हैं 2,70,00,000 करोड़ रुपए का। बिल्कुल, ये आप खुद गणित भी नहीं बना पा रहे हैं। और खटीक साहब कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है। खटीक साहब ये कह रहे हैं जनता उनके साथ है, लेकिन उनके साथ नहीं है अभी। अनंत सिंह की बात की जाए, वो छोड़ के चले जाते हैं, भीम पाटिल चले जाते हैं, रेणुका कुशवाहा चली जाती हैं, शकुनी चौधरी साहब चले जाते हैं। जनाब, जनता आपके साथ है तो अपने क्यों नहीं आपके साथ? खटीक साहब, हमारे अपने भी अपने साथ हैं। जनाब, सिर्फ कहने से थोड़ी ना होता है, मैं बता रहा हूं आपको। ये अनंत सिंह आपके साथ है क्या? बताइए मुझे। अनंत सिंह आपके साथ हैं? भीमसेन आपके साथ हैं? नहीं। नहीं है ना, तो अपने कहां से साथ हो गए? ये तो चलता ही रहता है, बदलाव तो आएगा, जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अच्छा, जनाब आप तो ठीक है, आप कहते हैं पुराना जाएगा तभी नया आएगा, यानी कि जो पुराने हैं वो चले जाएं। यानी कि इस बार आप ये सोच रहे हैं कि कब से हम सत्ता पर काबिज हैं, इस बार चले जाएं, इस बार दूसरी नई सत्ता नहीं। अरे साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि सत्ता चली जाएगी, सत्ता तो हमारे पास है। नहीं, सत्ता इस वक्त तो आपके पास है, हर कोई जानता है, लेकिन आप आगे भी हमारे पास ही रहने वाली है। नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोलने से करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जमीन पे वर्क हो रहा है, काम करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में आप मोदी के खिलाफ लड़े थे, एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, आपको याद हो आपको तो। वो केंद्र का इलेक्शन अलग होता है, राज्य का इलेक्शन अलग होता है सर। जनाब, राज्य का इलेक्शन अलग होता है, लेकिन जनता वही अलग होती होते है, हैं, राज्य के जनता मुद्दे अलग वही होते होती हैं। है, जनता वही होती है, जनता भी, हाँ जनता वही होती है जनाब, आपको बता दें तो।
और जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है खटीक साहब। काम चल और रहा है। अगर चलना नहीं होता है, सब करना होता है, काम चल रहा है, चलता दौड़ तो रहा है। रहता है, सिर्फ बोलना नहीं होता है। आज आप जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहते हैं कि जो मोदी साहब हैं वो सिर्फ बोलते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने की बात की, आज तक नहीं हुआ। काला धन लाने की बात की, आज तक नहीं हुआ। उन पर आप बोलेंगे कि सिर्फ बोलते हैं, वो नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलेंगे, वो आप तो कहते हैं कि सिर्फ बोल ही रहे हैं आप तो। नहीं तो क्या इनके राज में घोटाले नहीं हुए क्या? जनाब आप फिर दूसरे के राज की बात कर रहे हैं। आप अपनी बताइए, आपने क्या किया? आपने उस इंसान से कहा जाए हाथ मिला लिया जिसको कभी आप कहते थे कि भैया इनका जंगल राज है। कितने आरोप लगाए आपने लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कितना उन्होंने कटाक्ष किया नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर। 15 साल का जो शासन रहा लालू प्रसाद यादव का, उसमें कितनी बार लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया नीतीश कुमार ने, और आज उन्हीं से हाथ मिला लिया साहब। क्या ये विकास की राजनीति है खटीक साहब? ये विकास की राजनीति है? नहीं, विकास की राजनीति नहीं है ये, उसको रोका तो जा रहा है। अभी आप कह रहे थे विकास की राजनीति बीजेपी आप को कर रहे हैं। रोकने के लिए कुछ तो कराया जाएगा ना। तो मतलब आप यही मान रहे हैं ना कि सिर्फ मोदी को रोकना है बिहार में, विकास कुछ नहीं है। नहीं, इस बार विकास है मुद्दा ना। जो है विकास नहीं है, मुद्दा है मोदी को रोकना। नहीं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि मुद्दा जरूर था मोदी को रोकना, लेकिन अब मजबूरी में ये विकास की बात कर रहे हैं। अब नहीं, वही समस्या चीज आ ये गई है ना। कि इनका अब जनता को लुभाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा साहब। बताइए खटीक साहब, मुद्दा बताइए क्या है इस वक्त बिहार के चुनाव में आपका? विकास का मुद्दा हमारा। चलिए विकास का मुद्दा है, अच्छी बात है। खैर विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन आपके कहने मात्र से विकास का मुद्दा नहीं होता है साहब। क्योंकि अभी आपने कहा, और आपने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को अपने साथ रखा, जिस तरह से आप साथ में हैं उनके, कांग्रेस को आप साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं जिन पर आप कभी को इतने आरोप लगाते थे कि बेइंतहा आरोप लगाते थे, आज उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये विकास का मुद्दा है या सिर्फ बीजेपी को रोकने का मुद्दा है बिहार में? ये समझ से परे है साहब। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता वैसे। हाँ, ये आप कह सकते हैं, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और राजनीति में यही चलता है कि सिर्फ लोक लुभावने जनता से वादे करवा लो, और उसके बाद अगर सत्ता पर काबिज हो वादे गए। नहीं, काम किया सर। वही मैं कह रहा हूं ना, काम जनाब मैं वही जानना चाह रहा हूं। जो जनता है वो आपसे आंकड़ों में बात करती है, आपसे पूछना चाहती है कि आप बताइए कि क्या क्या वादे आपने किए हैं और क्या क्या पूरे किए हैं वादे, और क्या काम कर रहे हैं। जनता को मालूम है पूरा जनाब जनता इसीलिए तो जनता साथ है। देखो हाँ। हमारी रैली में देखो और उनकी रैली में देखो, एनडीए के में कितना फर्क है। रैलियों में तो बहुत सारा फर्क है। रैलियों में फर्क है। हाँ, रैलियों में फर्क रैलियों ये है कि गांधी मैदान की जो इनकी रैली थी, मैं थोड़ा सा इनको रोक रहा हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं, भाजपा नहीं, का ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी जा रही है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। उनकी भी कमियां हैं, अपनी खामियां, वहां भी लड़ाई चल रही है। मांझी साहब के दूर नहीं, जा रहे हैं, बिल्कुल, लालू मैं से भी उससे मिलने। दूर राय नहीं है। वो अपनी एनडीए में जगह है। अलग से लेकिन जहां तक ये रैली की बात करते हैं, तो इनकी जो बिहार की रैली थी वो शक्ति प्रदर्शन थी गांधी मैदान हालांकि वाली। बीजेपी के नेता को बुलाया था हमने, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारी डिबेट में, वो अलग चीज है, अगर वो आते तो और उन वो पर भी सवाल जरूर खड़े होते। रैली थी और पूरे बिहार की रैली थी, और पूरे बिहार की रैली और गांधी मैदान में हो और पटना जाम ना हो जाए तो फिर मजा नहीं आता है। और इस बार जाम नहीं हुआ है, जबकि पूरी पटना तरह से के जाम हुआ है। पटना सड़कें के पूरी- गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है उससे 3 गुना बड़ी गया की रैली थी, जो मोदी जी की चौथी रैली थी। अब उसमें अगर तुलना करें तो जगह भी बड़ी थी, लोग भी ज्यादा थे, और लोग आ रहे हैं वहां पे। भीड़ अगर देखी जाए तो ओवैसी साहब के यहाँ भी थे, भीड़ को वैसे पैमाना नहीं माना ओवैसी जा साहब तो सकता, बीजेपी की भी लेकिन थी, लालू आजकल। यादव जो हैं उनकी एक शैली रही है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में यकीन रखते हैं। ओवैसी साहब तो पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और आप किसके लिए काम कर रहे हैं? वही हम तो तो- जानना हम चाह रहे जनता हैं। के लिए काम कर रहे आप हैं। जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बीजेपी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं? हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। वही मेरा फिर से सवाल आएगा, क्या काम किया आज तक आपने इतने साल शासन किया, क्या कुछ किया है, बस वो बता दीजिए। फिर हाँ, हम भी कहेंगे कि हाँ आपने जनता के लिए काम किया, और शायद इस बार भी जनता आपके साथ हो। लेकिन भैया दिखना तो चाहिए वो चीज। जिस जनता पे आपको इतना ज्यादा भरोसा है कि वो आपके साथ है, अगर आपको ये भरोसा था तो आप लालू यादव के साथ क्यों जुड़े, जिनको कि आप अपने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पे जगह देना पसंद बहुत नहीं कर अच्छा रहे हैं। सवाल उठा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल उठाया ठाकुर साहब ने, और ये बहुत अहम सवाल है खटीक साहब। आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है। अगर आपको इतना ही विश्वास था तो 243 सीटों पे क्यों नहीं लड़े आप चुनाव? 100 पे क्यों लड़ रहे हैं?
महागठबंधन के साथ यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्यों आ गए? यानी कि आपको भरोसा नहीं था, ये कहिए, आपको विश्वास नहीं था कि जनता आपके साथ खड़ी हुई है। खटीक साहब, नहीं, जनता हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो ये बताइए आपने लालू प्रसाद यादव का साथ क्यों लिया? बीजेपी अगर जनता के लिए लिया है। तो अरे बीजेपी को आप अकेले नहीं रोक सकते थे क्या? आपको विश्वास नहीं था कि आप अकेले रोक लेंगे बीजेपी को? आपको विश्वास नहीं था आप अकेले रोक लेंगे बीजेपी को? नहीं, विश्वास तो था, लेकिन कुछ विश्वास था तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ क्यों पहुंचे? कुछ मजबूरियां नहीं होंगी। क्या मजबूरियां रही? यही मजबूरी कि आपको विश्वास नहीं था कि जनता इस बार कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए ये सत्ता, क्योंकि मोदी की लहर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, उसके बाद कई राज्यों में मोदी की लहर देखने को मिली। हालांकि दिल्ली में मोदी की लहर नहीं देखने को मिली, बीजेपी धराशायी हो गई। जिस तरह दिल्ली में हुआ वैसा ही बिहार में होने जा रहा सर। कहने मात्र से नहीं होता साहब, वही मैं फिर से दोहराऊंगा। अगर आपको विश्वास था कि जनता आपके साथ है तो आपने लालू प्रसाद यादव कांग्रेस का साथ क्यों लिया, ये बताइए। ये तो बीजेपी को रोकने के लिए लिया ना। बीजेपी को, वही मैं जानना चाह रहा हूं ना कि आपको ये विश्वास नहीं था कि आप अकेले दम पर बीजेपी को रोक पाएंगे? खटीक साहब, नहीं, विश्वास तो था, रोक पाते, हम आराम से रोकते। जनाब आप एक ही चीज को दो बातें कर रहे हैं एक ही बार में। आप सीधे तौर पे एक बात पर नहीं रह रहे हैं, आप अपने आप में ही कंफ्यूज हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें भरोसा था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने गठबंधन कर लिया, हमने ले लिया है साथ उनका। एक चीज कहिए ना, विश्वास था तो अकेले क्यों नहीं लड़े? लालू जी ने जब नीतीश जी को सीएम कैंडिडेट माना है तो फिर क्या दिक्कत थी हमारे को लेने में? नहीं, मैं सीएम कैंडिडेट माना या नहीं माना वो तो बात की बात हो गई खटीक साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको अकेले विश्वास था कि आप बीजेपी को रोक पाएंगे तो आपने साथ क्यों लिया, ये बताइए। ये तो हाईकमान का काम है सर, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ। मतलब आप जनाब, आप दिल्ली में महासचिव हैं जेडीयू के, आपकी बात पे वजन होता है साहब, क्यों नहीं बोल सकते हैं आप अपनी बात रख सकते हैं। जो जनता देख रही है हमें, वो आपको जेडीयू के हैसियत से देख रही है, वो आपको मानेगी आपकी बात अगर आप कहते हैं कुछ। बताइए साहब। मैं तो यही कहूंगा जनता को हमारा साथ दे और बीजेपी को रोके। अच्छा, क्यों बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी, क्या हो गया आपको? आपने 17 साल तक एनडीए में थे, आप याद है आपको? 17 साल तक आप एनडीए में थे। आज उस बीजेपी को रोकने के लिए, उस एनडीए को रोकने के लिए आप दुश्मन से हाथ मिला दिया। राजनीति में कोई दुश्मन कभी दुश्मन नहीं होता, दोस्त नहीं होता सर। चलिए, कभी भी बदल सकते राजनीति। क्या उम्मीद करें कि अगर आपकी कल को लालू यादव के साथ लंबी नहीं चल पाई तो फिर से आप भाजपा की चौखट पे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, आप ही कह रहे हैं कि कोई दुश्मन नहीं होता। नहीं, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता सर। राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें उम्मीद पे दुनिया का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब माना यही जा सकता है कि बिहार की सियासत भले ही दिलचस्प हो जाए, लेकिन जेडीयू का आज जो स्टैंड नजर आया है, खटीक साहब का जो स्टैंड नजर आया, उससे ये जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि जेडीयू जो है बिहार में इतनी सीरियस नजर नहीं आ रही है। हालांकि उसने गठबंधन कर लिया अपने दुश्मन से, और सिर्फ बिहार में जेडीयू हो या महागठबंधन हो, वो सिर्फ मोदी को रोकने के लिए राजनीति में उतर रहे हैं इस बार। यानी कि बिहार के चुनाव में महज सिर्फ मोदी को रोकने के लिए उतर रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा कोसों दूर है, सिर्फ मोदी को रोकना है। बहरहाल प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।